जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 26 अप्रैल को ही है तो आपके लिए साथियों ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण को व्यवस्थित अंत क्रिया क्यों कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा कि शिक्षण को व्यवस्थित अंत क्रिया क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कहे जाते हैं किस लिए, क्योंकि इसमें शिक्षक शिक्षार्थी पर्यावरण की परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सीखने को व्यवहार परिवर्तन से जोड़ने वाला सिद्धांत कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि सीखने को व्यवहार परिवर्तन से जोड़ने वाला सिद्धांत यहाँ पे कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे व्यवहारवाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यवहारवाद हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समस्या समाधान शिक्षण विधि का दार्शनिक आधार जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप कि समस्या समाधान शिक्षण विधि का दार्शनिक आधार क्या है। तो इनका दार्शनिक आधार हो जाएंगे यहाँ पे प्रयोगवाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रयोगवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चलिए बताइएगा आप कि सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो याद रख लेंगे इनकी भूमिका होते हैं मार्गदर्शक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मार्गदर्शक होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कौशल का विकास। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शिक्षण कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि खोज आधारित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। चलिए बताइएगा आप कि खोज आधारित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे इनका प्रतिपादन जो है ब्रूनर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो शोध प्रक्रिया का पहला चरण जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे समस्या की पहचान। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, समस्या की पहचान हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध परिकल्पना का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि शोध परिकल्पना का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे शोध परिकल्पना का मुख्य कार्य जो है शोध को दिशा देना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शोध को दिशा देना होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताइएगा आप कि अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है। तो इनका उद्देश्य होते हैं समस्या की गहन समझ। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, समस्या की गहन समझ होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक शोध में किस पद्धति का अधिक प्रयोग होता है। चलिए बताएंगे आप कि वर्णनात्मक शोध में किस पद्धति का अधिक प्रयोग होता है। तो इसमें होते हैं आपके सर्वेक्षण विधि का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक शोध की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताइएगा कि प्रयोगात्मक शोध की मुख्य विशेषता क्या है। तो इनका मुख्य विशेषता होगा चर नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चर नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि शोध डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि शोध डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शोध डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य जो है शोध को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, शोध को व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि केस स्टडी किस प्रकार के शोध में अधिक उपयोगी है। चलिए बताइएगा आप कि केस स्टडी किस प्रकार के शोध में अधिक उपयोगी होगा। तो याद रख लीजिएगा ये गुणात्मक में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, गुणात्मक में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध नैतिकता का मूल सिद्धांत कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि शोध नैतिकता का मूल सिद्धांत कौन सा है। तो याद रखेंगे इनका मूल सिद्धांत जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे सत्यनिष्ठा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सत्यनिष्ठा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है। बताइए कि प्लेजरिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा। तो प्लेजरिज्म का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बिना संदर्भ दूसरों का कार्य उपयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूचित सहमति का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा आप कि सूचित सहमति का संबंध किससे हो जाएगा। तो सूचित सहमति का संबंध जो होगा यह प्रतिभागियों की सहमति से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रतिभागियों की सहमति से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लाइंड रिव्यू का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि ब्लाइंड रिव्यू का उद्देश्य क्या होगा। तो ब्लाइंड रिव्यू का उद्देश्य होता है निष्पक्ष मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा आप कि विश्वसनीयता का संबंध किससे हो जाएगा। तो विश्वसनीयता का संबंध जो है मापन की स्थिरता से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मापन की स्थिरता से होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैधता का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि वैधता का अर्थ क्या है। तो याद रख लीजिएगा वैधता का अर्थ हो जाएगा मापन की शुद्धता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मापन की शुद्धता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि नैतिक शोध का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए बताएंगे आप कि नैतिक शोध का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो नैतिक शोध का अंतिम उद्देश्य जो होना चाहिए ये क्या होनी चाहिए। तो आप बताएंगे ये होनी चाहिए ज्ञान संवर्धन व सामाजिक हित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार की सबसे मूल शर्त जो है ना क्या मानी जाती है। चलिए बताइएगा आप कि प्रभावी संचार की सबसे मूल शर्त क्या मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपके प्रेषक की स्पष्टता। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रेषक की स्पष्टता को यहाँ पे मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के प्रयोग में सिमेस्टिक शोर से क्या तात्पर्य है। तो भाषा के प्रयोग में सिमेस्टिक शोर से क्या तात्पर्य होगा। तो इससे तात्पर्य होगा शब्दों के विभिन्न अर्थों से उत्पन्न बाधा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य हो जाएगा संचार की पुष्टि करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, संचार की पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार में
प्रसंग का महत्व किस कारण से होता है? चलिए बताइएगा आप कि प्रभावी संचार में प्रसंग का महत्व किस कारण से होता है। तो इनका संबंध हो जाएंगे किससे? तो आप बताएंगे यह अर्थ की व्याख्या को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संचार में प्रयुक्त भाषा यदि अत्यधिक तकनीक हो तो उसका प्रभाव जो है ना क्या होगा? चलिए बताएंगे आप। तो संचार में प्रयुक्त भाषा यदि अत्यधिक तकनीक हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो याद रखेंगे इनका प्रभाव हो जाएगा प्राप्तकर्ता की समझ कम हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनकहा संचार का कौन सा तत्व भाषा के प्रभाव को सबसे अधिक जो है ना बढ़ाता है? चलिए बताएंगे आप। तो अनकहा संचार का कौन सा तत्व भाषा के प्रभाव को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो आप बताएंगे चेहरे की अभिव्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चेहरे की अभिव्यक्ति होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का आधारित संचार में पंजीकरण करवाना का आवश्यक क्या है? चलिए बताइएगा। तो भाषा का आधारित संरचना में पंजीकरण करवाना का आशय क्या है? तो इनका आशय हो जाएंगे भाषा का औपचारिक स्तर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भाषा का औपचारिक स्तर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार के लिए भाषा में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? चलिए बताइएगा आप कि प्रभावी संचार के लिए भाषा में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? तो यहाँ पे अस्पष्टता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अस्पष्टता होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि संचार में इनकोडिंग की प्रक्रिया क्या दर्शाती है? तो संचार में इनकोडिंग की प्रक्रिया जो है ये दर्शाते हैं विचारों को प्रतीकों में बदलना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, विचारों को प्रतीकों में बदलना। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भाषाई पृष्ठभूमि भिन्न हो तो सबसे अधिक जो है समस्या किस स्तर पर आएगी? तो यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भाषाई पृष्ठभूमि भिन्न हो तो सबसे अधिक समस्या किस स्तर पर आएगी? तो याद रख लीजिएगा ये आएंगे आपके डिकोडिंग पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डिकोडिंग पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावी मौखिक संचार में स्व की भूमिका क्या होती है? तो प्रभावी मौखिक संचार में स्व की भूमिका क्या होती है? तो इनकी भूमिका हो जाएंगे अर्थ को प्रभावित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अर्थ को प्रभावित करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिखित संचार में अस्पष्टता क्यों अधिक घातक होती है? चलिए बताइएगा। तो लिखित संचार में अस्पष्टता क्यों अधिक घातक होती है? तो ये घातक होते हैं क्योंकि ये प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार में अनावश्यकता का यहाँ पे सकारात्मक पक्ष जो है क्या है? तो इनका पक्ष हो जाएंगे अर्थ की पुष्टि करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अष्ट की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा को प्रयोग में अर्थ का संबंध किससे है? तो भाषा का प्रयोग में अर्थ का संबंध किससे होगा? तो इनका संबंध है शब्द का भावात्मक अर्थ से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावी संचार में सुनना को क्यों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है? तो प्रभावी संचार में सुनना को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इनको महत्वपूर्ण माना जाता है यह प्रतिक्रिया को सही बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यह प्रतिक्रिया को सही बनाता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।